चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं आपके पर्यावरण PIQ टेस्ट सीरीज चलेगा। इस PIQ टेस्ट सीरीज में हम टॉप 30 प्रश्न करेंगे। मिक्स क्वेश्चन रहेगा, समझ सिलेबस का निचोड़ रहेगा। आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न होंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? और सभी को अंत में बताना 30 प्रश्नों में आपका क्या फीडबैक होने वाला है। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ही स्थान पर एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? समुदाय, परितंत्र, आवास, जनसंख्या। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, टीट एग्जाम को फतेह करना। तो एक ही स्थान पर एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हरी खाद का उदाहरण है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, खली खाद या नीली हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्ग। तो हरी खाद का उदाहरण इसमें कौन सा कहलाएगा? नील हरित शैवाल जो होगा हरी खाद का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आता है एंटीबायोटिक का मुख्य कार्य क्या होता है? वायरस को नष्ट करना, जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकना, बैक्टीरिया के केंद्रक पर कार्य करना या रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, कि एंटीबायोटिक का मुख्य कार्य क्या होता है। एंटीबायोटिक का जो मुख्य कार्य होता है वह जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकना होता है। कहते हैं एंटीबायोटिक लगेगा, इस क्यों इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं, गोलियां दी जाती हैं, ताकि जीवाणु बैक्टीरिया को वृद्धि जो बढ़े उसको रोकथाम के लिए लगाया जाता है। और ये आम चीज़ें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा EVS मूल्यांकन का व्यापक संकेतक नहीं? अवलोकन एवं पहचान, वर्गीकरण, अव्यक्ति या रटकर याद करना। सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा है जो EVS का मूल्यांकन का संकेत नहीं है? देखिए, अवलोकन पहचान करना संकेत होगा, वर्गीकरण करना संकेत होगा, अव्यक्ति को करना संकेत होगा, लेकिन याद करना, रटना या कोई व्यापक संकेतक नहीं मान लेते। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा संकेतक व्यापक नहीं होगा? डी ऑप्शन व्यापक संकेतक नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। EVS का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल परीक्षा की तैयारी, केवल तथ्यों को याद कराना, बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ एवं संवेदनशीलता विकसित करना या केवल परियोजना कार्य कराना। तो EVS का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? EVS का प्रमुख क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे में पर्यावरण के प्रति समझ और संवेदनशीलता विकसित करना। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। या केवल, केवल तो निगेटिव होता है, कई बार बता केवल कहीं भी अगर प्रश्न हमारा पॉजिटिव है और ऑप्शन केवल दिया गया है तो समझिए वो निगेटिव हो जाएगा। अगला, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा होता है? वर्षा जल का संचयन करना, अधिक बोरवेल बनाना, नदियों का पानी रोकना, अधिक पानी खर्च करना। ये आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय बताना। वह सबसे प्रभावी उपाय होता है वर्षा जल का संचयन करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? वन संरक्षण, जल संरक्षण, पशु संरक्षण या मृदा संरक्षण। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीट भी होता है। चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, ये ऐसे सामाजिक आंदोलन है जो इन आंदोलनों से प्रश्न आते हैं आपके टेट एग्जाम। तो आपको हर प्रकार से तत्पर रहना, प्रिपेयर रहना। चिपको आंदोलन जो है मुख्यतः किससे संबंधित था? तो यह वनों के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। और संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। EVS पर्यावरण की टॉपर नोट्स है, अन्य सब्जेक्टों की टॉपर नोट्स है। टॉपर नोट्स का डिटेल और टॉपर नोट्स प्राप्त करने आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 96 30 68 95 98 इस पर व्हाट्सएप करना है। और ये टॉपर नोट्स जो रहेगी 15 से 20% तैयारी आपकी और मजबूत कर देगी और आपकी दृढ़ता से सुदृढ़ बना देगी। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वनों के संरक्षण से था। इसके बाद बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? शार्क, डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ। ये एमपीटेट 2024 के टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो वह सभी लोग जानते हैं कौन से। डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला जो है प्यारा सा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है? वृक्षारोपण, औद्योगिक धुआं, वर्षा या सिंचाई? सभी लोग बताइएगा। वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण माना जाता है वह कौन सा माना जाता है? तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक धुआं माना जाता है। अक्सर पूछा जाता है, प्रदूषण का टॉपिक है, पढ़ लेना है। प्रदूषण के टॉपिक से एक प्रश्न रखा ही रखा है, 1 नंबर पक्का कीजिए, प्रदूषण का टॉपिक कवर करिए। तो टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा। पर्यावरण अध्ययन में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि क्या है? व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, रटने की विधि या केवल गृहकार्य? तो रटना केवल दोनों निगेटिव है तो दोनों को हटा लीजिए, बचते हैं अब 2। तो पर्यावरण अध्ययन सबसे प्रभावी शिक्षण कौन सी होगी? व्याख्या देने वाली की गतिविधि? तो पर्यावरण में ज़्यादातर करके सीखने पर दिया जाता है, अर्थात यहाँ पे गतिविधि ज़्यादा ऑप्शन जोर दे रहा है। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण होगा वो पर्यावरण अध्ययन में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न प्यारा सा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? अगर आपको पता है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके अवश्य बताना है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है। तो सभी लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के CO2 आवश्यक गैस होती है, क्योंकि पौधे में भोजन वायु, प्राण वायु CO2 होती है, मनुष्य में O2 होती है। इसलिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ क्या करते हैं? O2 को देते हैं और CO2 को क्या करते हैं? लेते हैं। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाना है तो पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव को चाहिए ऑक्सीजन और पेड़ पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय जंतु श्वसन किसके द्वारा करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? गलफड़े, फेफड़े, त्वचा, श्वसन नहीं। तो मानव किसके द्वारा करते हैं? फेफड़े के द्वारा करते हैं। केचुए जो त्वचा के द्वारा होता है, लेकिन जलीय जंतु में श्वसन किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गलफड़ों के द्वारा। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत, त्वचा, हृदय, फेफड़ा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया, ये तो सभी लोग जानते होंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन क्या होती है? चमड़ी, और चमड़ी को क्या बोलते हैं? त्वचा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये साइंस के टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, हर टॉपिक को कवर किया गया था। अगला है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? वर्षा कराना, सूर्य की हानिकारक UV किरणें से रक्षा करना, ऑक्सीजन बनाना या बादल बनाना? और आपको पता है कि ओजोन लेयर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है ये पूछा गया है। तो ओजोन परत का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुख्य कार्य क्या होता है? सूर्य की जो हानिकारक UV किरणें होती हैं उनसे रक्षा करना होता है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? अगर प्रश्न आता है तब आपका जवाब होना चाहिए समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ओजोन परत की खोज किसने की? तो 1913 में फ्रांसीसी भौतिकविद चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन ने की थी। ओजोन परत मापने की यूनिट क्या है? तो DU है, डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत को नुकसान वाले CFC है। ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ खोजा गया? अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में खोजा गया। ओजोन परत हमें किस हानिकारक किरणें से बचाती? तो UV, वही तो पूछा गया है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण के लिए संबंधित ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो ये हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं ओजोन लेयर से प्रश्न, इसलिए सभी को पढ़ना है और TT एग्जाम को फतेह करना है। अगला, कंपोस्ट खाद किससे बनती है? कंपोस्ट खाद आपने पढ़ा होगा, किससे बनती है? जैविक अपशिष्टों से बनती है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सभी लोग बताइए। और आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष, फल, नदी, पहाड़ ये पूछे ही जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पे कौन सा होता है? देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का नहीं, यहाँ पे भारत का पूछा गया है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष सभी लोग जानते हैं कौन सा है? बरगद। वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेंसिस। ये अपनी विशालतम की गहरी जड़ों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय फल आम है, सभी लोग जानते हैं।
वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। फलों का राजा है। और ये कहाँ पर होता है? देश के उष्णकटिबंधीय जलवायु और समृद्ध कृषि विरासत का प्रतीक। राष्ट्रीय नदी पूछी जाए तो गंगा को हम राष्ट्रीय नदी बोलते हैं। राष्ट्रीय पर्वत पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पर्वत कौन है? हिमालय पर्वतमाला है। तो किसी प्रकार से पूछा जाए भारत के राष्ट्रीय संबंधित आपसे बनना चाहिए। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा ये भी कि पर्यावरण के दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत यूएन संयुक्त राष्ट्र ने की थी। कब की थी? 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान इसे घोषित किया गया और पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। पहले विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? विषय क्या था? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण मनाया जाता है। आप लोग बताइए 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं? या आप सभी लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर कोरिया की मिसाइल कौन सी है? ये प्रश्न आए थे, ये टेट 2024 में आया हुआ प्रश्न है, स्पेस साइंस से जो प्रश्न आए हुए थे। तो उत्तर कोरिया की मिसाइल इसमें पूछी गई थी। उत्तर कोरिया के नाम से, हॉनसोंग नाम से ही पता चलता है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल का नाम। पृथ्वी, ब्रह्मोस ये क्या है? भारत के। मोटे अनाज में कौन सा शामिल होता है? मोटा अनाज किसे कहते हैं? पहले ये बन जाए। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि मोटे अनाज किसे कहते हैं और मोटे अनाज कौन कौन से होंगे। बाजरा, रागी, ज्वार, गेहूं है। विट इज नॉट मेल्ट। गेहूं, चावल के अलावा सभी पारंपरिक पौष्टिक अनाज मोटा अनाज कहलाते हैं। तो गेहूं नहीं है, ये आपका देखिए कुछ अलग ही ऑप्शन दिया गया है। बाजरा, रागी, ज्वार ये हैं, मोटे अनाज में आते हैं। बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, जौ, सवा, कोदई, कुटकी, लेकिन गेहूं नहीं आता। तो ये भी तो गेहूं नहीं होगा तो सही कहला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर दिया होता बाजरा, रागी तीनों चीज़ें उपरोक्त सभी दिया होता तो सही होता। गेहूं नहीं, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ऑप्शन जो दिया गया है कहीं ना थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है। इसकी जांच की जाएगी, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मोटा अनाज कौन कौन आते हैं मोटे अनाज में, ये आपको पता होना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या होता है? वनों की कटाई, वृक्षारोपण, अधिक चराई या खनन? ये आप सभी लोग जानते होंगे कि मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम जो उपाय कहलाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वृक्षारोपण। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षण में कौन सी विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है? परियोजना विधि, रटने की विधि, केवल व्याख्यान, केवल प्रश्नोत्तर? तो केवल वाले दोनों को हटा दिए, दोनों हो ही नहीं सकती। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षण में कौन सी विधि सबसे महत्वपूर्ण होगी? अब हम क्या देख रहे हैं? पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षण कैटेगरी पर देख रहे हैं। तो शिक्षण कैटेगरी पे बेस्ट क्या हो सकती है? वह हो सकती है परियोजना विधि। रटना भी एक निगेटिव हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ईवीएस में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे हम सीसी का उद्देश्य क्या है? और सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी से एक प्रश्न तो आना कन्फर्म है, इसलिए इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। ईवीएस में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? केवल अंक देना, केवल निगेटिव, केवल निगेटिव, केवल निगेटिव, बचता है बी ऑप्शन, यानी बच्चे के समग्र विकास का मूल्यांकन करना ही सतत मतलब समग्रता से संबंधित हो जाता है। अगला कि अनुशासनात्मक दृष्टि से प्लानिंग को क्या मानते हैं? प्रक्रिया, कौशल, रणनीति या परिणाम? आप खुद सोचिए, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो अनुशासनात्मक दृष्टि से प्लानिंग को जो माना जाता है, प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बनाना चाहिए, रणनीति बनाना चाहिए। सुना होगा ना आपने,
रणनीति बनाना, प्लानिंग बनाना, ये सारी चीज़ें आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ईवीएस में बच्चों को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव, केवल नेगेटिव हो गए तो बचता ही एक ऑप्शन प्रत्यक्ष। और ईवीएस में प्रत्यक्ष अनुभव सबसे उपयुक्त मानते हैं। देखकर सुनकर जो बच्चे देखते हैं वो ज़्यादा समझते हैं, इसलिए भ्रमण वाला जो ऑप्शंस रखा जाता है ईवीएस में, इसीलिए रखा जाता है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण प्लास्टिक, कोयला, सीमेंट, कांच। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा होगा? कोयला, कि जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। बाकी प्लास्टिक, सीमेंट, कांच ये मानव निर्मित है। ठीक है, नवनिर्मित, मानव निर्मित कहला जाएंगे। अगला, जल का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? समुद्र, वर्षा जल, तालाब या नदी। जल का शुद्धतम जो प्राकृतिक स्रोत कहलाता है वह क्या कहलाएगा? और वह कहलाता है वर्षा जल। वर्षा जल जो को जल का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत मानते हैं, अशुद्ध जल। अगला, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जीवन के लिए कौन सा है? पृथ्वी का अगर जीवन चाहिए, जीवन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह कहलाती है O2, वह कहलाती ऑक्सीजन, जो जीवों के लिए प्राणवायु कहलाती है। सभी लोग समझ रहे हैं? अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा कि यदि शिक्षिका बच्चे की प्रगति पर टिप्पणी लिखती है तो वह क्या कर रही है? दंड दे रही है, तुलना कर रही है, दोनों गलत हो जाएगा। बच्चे का मूल्यांकन कर रही है, बच्चे की आलोचना भी निगेटिव है, तो बचता है सी ऑप्शन। यदि शिक्षिका बच्चे की प्रगति पर टिप्पणी लिखती है तो वह क्या कर रही है? बच्चे का मूल्यांकन कर रही है। ये आपके टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न प्यारा सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रोजेक्ट ऑडियो विजुअल ऐड है? यहाँ पे चार्ट, स्लाइडर प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, एलसीडी। और आपको पता है ऑडियो विजुअल या विजुअल ऑडियो से एक प्रश्न तो रखा है, आएगा ही आएगा, पूछा ही जाएगा इस टॉपिक से। तो नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल, बिना प्रोजेक्ट वाला ऑडियो विजुअल कौन सा कहलाएगा? वह कहलाता है चार्ट, क्योंकि स्लाइडर, फिल्म, एलसीडी ये सारे प्रोजेक्टर होंगे, चार्ट प्रोजेक्टर नहीं होता है। चार्ट में केवल लिखा रहे तो उसको हम दिखा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तथ्य याद करना, निगेटिव, केवल निगेटिव, बचेगा बी ऑप्शन, यानी बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ एवं संवेदनशीलता विकसित करना। तो ये रहे आपके पीआईक्यू टेस्ट सीरीज। हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किया। 30 में से आपका क्या स्कोर रहे, कितने सही आंसर हुए, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। ये आपके पीआईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आपके प्रिपरेशन को मजबूत करेगी। बेहतर तैयारी के साथ टेट एग्जाम को फतह कीजिए, सपने को साकार कीजिए। मिलता हूँ आपके अगले सेशन पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।